जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिसेस। देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बचपन में हम लोगों ने 8, 9, 10th में, 12th में बहुत सारे इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन, बाइलिनियर इक्वेशन वगैरह वगैरह। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में ही पढ़ा है सेमिस्टर नंबर 1 में। ऑब्वियसली हम सेमिस्टर नंबर 1 के ही मैट्रिसेस चैप्टर को डील कर रहे हैं। सेमिस्टर 1 में चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो बच्चों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, या फिर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो मैथमेटिक्स में, सभी जगह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चाहे आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे लीनियर इक्वेशन को, इसके सिस्टम को, ये सॉल्व कैसे होता है, इसकी सारी डेफिनेशन को समझेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज लेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। बने रहेंगे वीडियो में अंत तक ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक मैट्रिसेस का। देखो बच्चों, हम लोगों को पता है लीनियर इक्वेशन, अगर मैं आप लोगों को कहूँ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस, यहाँ पे देखो ये अननोन है, लीनियर इक्वेशन इन अननोन। लीनियर इक्वेशन अननोन का मतलब क्या होता है, अप टू डॉट डॉट ये जा रहा है ए एन एक्स एन इक्वल्स टू कोई तो भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट मान के चलो, बी आपकी कांस्टेंट एक वैल्यू है। यहाँ पे जितने भी a1 a2 अप टू an है ये सारे कांस्टेंट है और ये b भी तो कांस्टेंट है, परंतु यहाँ पे जितने भी x1 x2 अप टू xn है इसे हम अननोन कहते हैं। यहाँ पे जितने भी x1 है, x2 है, अप टू xn है, इन्हें हम अननोन कहते हैं। हमें मैट्रिसेस में निकालना होता है, इनकी वैल्यूज़ निकालना होता है। क्लास 12th में आपने दो तरीके की मेथड को डिस्कस किया है जब आप एक्स वाई जेड को यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। मेथड नंबर 1 जिसे हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं, आपने कक्षा 12वीं में पढ़ा है, और दूसरा जिसे हम रिडक्शन मेथड कहते हैं, रिडक्शन मेथड। तो दोनों मेथड का उपयोग करके हम बीएससी में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बच्चों अपन को देखना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिडक्शन मेथड के साथ जाएंगे। यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वगैरह निकालेंगे, तो इसे हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल यदि आपको इन्वर्जन और रिडक्शन मेथड के ऊपर के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको इन्वर्जन और रिडक्शन के वीडियोस जरूर अवेलेबल कर दूंगा। इन टॉपिक के ऊपर भी आपको मैट्रिसेस के वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे जितने a1 a2 अप टू an है ये सारे कोएफिशिएंट है xn के, और एक्चुअली वो तो कांस्टेंट है, और b भी यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। इसी प्रकार से यदि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is a set of linear equations in unknowns। ठीक है, इन अननोन बोले तो x1 x2 अप टू xn, वेयर यहाँ पे और भी लिखना चाहिए था a1 a2 अप टू an आर एंड कॉमा b आर द कांस्टेंट, वेयर a1 अप टू an आर द कोएफिशिएंट। x1 का कोएफिशिएंट है a1, x2 का कोएफिशिएंट है a2, अप टू xn का कोएफिशिएंट है an। इसी तरीके से यदि हम मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो डॉट 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 कॉलम्स आते रहते हैं, अनगिनत कॉलम आते हैं। तो m इंटू एन मैट्रिक्स जो होता है जनरल, m इंटू एन मैट्रिक्स क्या होता है आप सभी को पता है। यदि हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट पोजीशन की बात करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अननोन। फॉर एग्जांपल सेट ले लेंगे a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn इक्वल टू आपका आ गया b1। फर्स्ट आपने एक ले लिया है लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से 1 1 के बाद क्या आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से डॉट डॉट आएगा m रो फर्स्ट कॉलम x1 प्लस यहाँ पे आएगा a22 x2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा a2n xn इक्वल टू b2।
सेम इसी तरीके से अगर हम चलते चले जाएंगे तो हमको मिलेगा am2x2 प्लस डॉट 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 प्लस amn(xn) इक्वल्स टू bn। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया। फॉर एग्जांपल इसे हम स्टार कह देते हैं। तो ये जो हम लोगों ने सिस्टम तैयार किया लीनियर इक्वेशन का, यह जो अपन ने सिस्टम तैयार किया है, यानी कि ये जो अपन ने सेट तैयार कर दिया है, इसे ही हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसी का ही तो हमको सॉल्यूशन निकालना है। वेयर हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से निकालते हैं। इट इज रिटन एज कैसे लिखा जाएगा? ये रिटन एज ax इक्वल टू बी लिखा जाएगा। वेयर यहाँ पे हम a की वैल्यू, a मतलब क्या है? सारे के सारे कोएफिशिएंट। x1 का कोएफिशिएंट क्या है? a11 12 अप टू 1n, 21 22 अप टू 2n एंड डॉट 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 अगर हम बात करें तो m1 m2 अप टू mn amn। यहाँ तक यह जो अपना मैट्रिक्स है इसे हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू होगी आपका x1 x2 अप टू xn के बराबर में b की वैल्यू होगी। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b1 b2 अप टू हमारे पास वैल्यू है bn। bn वैल्यू है। इसे हम कोएफिशिएंट, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। किसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है? ये सारे x1 x2 अप टू xn का कोएफिशिएंट है। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। और यही तो m इंटू m रोज n कॉलम, यही तो डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है हमारे मैट्रिसेस की। वेयर b1 b2 आर द कांस्टेंट वैल्यूज। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर हम ax इक्वल टू बी लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन इन्वर्जन मेथड के अनुसार x इक्वल टू a इनवर्स b के फॉर्म पे लेकर आ सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया a b की वैल्यू, यानी कि वेयर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, वेयर a की वैल्यू है हमारे पास ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a11 12 अप टू 1n डॉट 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 am1 से लेके mn तक ये जो m इंटू n है आपका, ये a नाम का मैट्रिक्स है। हमें यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लेकर आना है। सॉल्यूशन कैसे लेकर आएंगे? पहले और कुछ जनरल बातें मैं बता देता हूँ। इस इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है यदि सारे कांस्टेंट, ये सारे के सारे कांस्टेंट जीरो हो जाते हैं। देखो होमोजीनियस में क्या होता है बच्चों? अगर होमोजीनियस में ये सारे के सारे कांस्टेंट जीरो हो जाते हैं, ये पूरे के पूरे कांस्टेंट b1 b2 ये सारे के सारे अप टू bn ये सारे कांस्टेंट ये अगर जीरो हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम bm नाम दे देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। bn लिखा bm लिखा तो भी चलेगा, कहीं बुक में bn है कहीं पे bm है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। bm लिखा तो भी चलेगा। अगर ये सारे कांस्टेंट जीरो हो जाते हैं तब ये होमोजीनियस है। और यहाँ पे सारे कांस्टेंट जीरो नहीं है, 1 2 3 कोई ना कोई वैल्यूज आ रही है, तो उसे हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। तो नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। नॉन होमोजीनियस जहाँ पे ये सारे कांस्टेंट जो है, ये सारे कांस्टेंट अप टू bm इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 होते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। अब यहाँ पे दोनों का ही सॉल्यूशन निकलता है, होमोजीनियस का भी सॉल्यूशन निकलता है और नॉन होमोजीनियस का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं और इनको निकालने के लिए क्लास 12 में हमने इन्वर्जन और रिडक्शन मेथड देखी थी। यहाँ पे थोड़ा सा नया प्रकार देखेंगे। नया प्रकार क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से a और b कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को लेकर बनाया जाता है, जिसे हम c नाम देते हैं। यानी a इज टू b कहने का मतलब है a की वैल्यूज a11 12 अप टू 1n, 21 22 अप टू 2n डॉट 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 m1 m2 अप टू mn और यहाँ पे b1 b2 अप टू bm। यह जो बन गया है आपका, इन दोनों को लिया जाता है इस तरीके से, ये a को और b को, ax में से ax इक्वल टू b में से a को और b को कंबाइन करके रख दिया जाता है। तो यहाँ पे ये तो m रोज है, ये m रोज और n कॉलम था, एक कॉलम और बढ़ गई है यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे m रोज n प्लस 1 कॉलम।
m रोज इंटू n+1 कॉलम, एक कॉलम और बढ़ गई है अपने पास, बराबर। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यह जो सिस्टम है ये दो तरीके से काम करता है, या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। अगर यह सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आ रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब लिखा जाएगा इनकंसिस्टेंट? जब कोई सॉल्यूशन ना मिले, नो सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट कब कहा जाता है? कंसिस्टेंट के दो रूप है। पहला, जब कंसिस्टेंट जब आता है, यानी कि जब सॉल्यूशन आता है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे पहली बात तो या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसे हम लोग कहेंगे। इसके दो तरीके हैं। तो इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने देखा या तो वो कंसिस्टेंट रहेगा या तो इनकंसिस्टेंट रहेगा। अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन, यानी कि जब सॉल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आता है। देखो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना हम लोगों ने आपको सिखाया है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में एक टाइप है अपना बच्चों कैनोनिकल फॉर्म, जिसे हम इचेलॉन फॉर्म कहते हैं। इचेलॉन फॉर्म में हम लोग नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको इचेलॉन फॉर्म के बारे में। इचेलॉन फॉर्म के आधार पे हम लोगों ने किस तरीके से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके रैंक ऑफ मैट्रिक्स के सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आप इचेलॉन फॉर्म के वीडियोस को स्पेशली देखिए, तो यहाँ पे रैंक निकालना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पे आपका इसे देखिए, ये आपका ए और बी से बना, ये पूरा का पूरा ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये ए है और ये बी है, और पूरा का पूरा जो टोटल है वो आपका सी है, पूरा का पूरा टोटल सी है। यहाँ पे हम लोग डिपेंड करते हैं, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए के बराबर रैंक ऑफ सी ना हो, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी की इक्वल ना हो, यानी कि इस ए नाम का जो ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक टोटल पूरे के पूरे ये सी रैंक ए और बी मिलके बना, ये पूरे के पूरे टोटल मैट्रिक्स की रैंक के बराबर ना हो, तब इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तब ये हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाता है। और जब हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, जब रैंक ऑफ ए के बराबर रैंक ऑफ सी हो, यानी कि नंबर ऑफ अननोन हो। नंबर ऑफ अननोन का मतलब है अगर हमें x1 x2 x3 दिया है, x1 x2 x3 तक का वैल्यू, x1 x2 x3 तक का एक सिस्टम दिया है, या एक्स वाई जेड, इस तरीके से हमको जो निकालना है, जैसे अगर हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालना है, यानी कि 3 हमको अननोन दिए हैं एक्स वाई और जेड, x1 x2 x3 यानी 3 अननोन दिए हैं इस तरीके से, या फिर x1 x2 यानी 2 रो 2 कॉलम का बनेगा। अगर 3 तक दिए तो 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। यदि हमको जितने भी अननोन दिए जाते हैं उनके बराबर इनकी रैंक है, रैंक ए के बराबर पूरे के पूरे रैंक सी की जो रैंक है वो बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। क्या है वो? कंसिस्टेंट। तब हम उसे कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। लास्ट में तीसरी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि रैंक ऑफ ए के बराबर रैंक ऑफ सी तो है, परंतु दोनों की रैंक लेस देन नंबर ऑफ रोज है लेस देन नंबर ऑफ रोज, यानी कि जो भी अननोन हमको निकालने हैं उनसे लेस देन है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, लेस देन नंबर ऑफ अननोन। देन ऐसी स्थिति में रैंक तो बराबर है, सॉल्यूशन तो निकलेगा, वो कंसिस्टेंट तो होगा, परंतु कंसिस्टेंट तो होगा, परंतु वो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। ये बस हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो 3 रिमार्क है यही आपके इम्पोर्टेंट है, यही आपके काम में आएंगे, और इसी के आधार पे हमको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है विद्यार्थियों। तो यदि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं।
मैं साइड हो जाता हूँ। दाव ये अभी आपने इसका फोटो ले ली होगी, लिख लिया होगा बच्चों। अब इसके आधार पे मैं अभी तो आपको मोटा मोटा अंदाजा आ गया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके से काम करता है। इसके आधार पे अभी हम 2 प्रश्नों को डील करेंगे, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। नाउ दोस्तों अभी हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। ये जो गिवन आपको इक्वेशन दिए गए हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। in matrix notation the given system of the given system of equation can be written as in matrix form। ऐसा भी लिख सकते हैं the given system कैन बी रिटर्न एज, ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। कैसा लिखा जाएगा हमको पता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, कैन बी रिटर्न एज ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, के बराबर ये बी बनाएंगे, यानी 5 3 7 5 3 7 3 26 2 3 26 2 एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड की 7 2 11 वैल्यूज है। ये हो गया एक्स वाई जेड, इसे हम लोग कहते हैं अननोन। ठीक है, ये होता है एक्स वाई जेड अपने पास अननोन है। तो अननोन कितने अपने पास 3, एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 4 9 एंड दिस इज योर 5। तो ये वेयर यहाँ पे हम लोग ये ए की वैल्यू है, हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है वेयर ए की वैल्यू क्या है 5 3 7 3 26 2 और 7 2 11, ये हमारी ए की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई जेड एंड बी की वैल्यू है अपने पास 4 9 5, ये अपनी बी की वैल्यू है। नाउ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे, ए और बी को ले लेंगे साथ में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी हमारा साथ में लिखा जाएगा। ए की वैल्यू है 5 3 7 3 26 2 7 2 11 और यहाँ पे बी की वैल्यू 4 9 5। अब इसे हम रिडक्शन मेथड यानी कि अपर ट्रायंगुलर में बदलेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इचेलन फॉर्म की बात कर रहे हैं। इचेलन फॉर्म पे हम लोग जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसा कि कहा आपको लिंक मिल जाएगी, आप इचेलन फॉर्म को समझ लीजिए, वो वीडियोज़ देख लीजिए और फिर ये वाले वीडियोज़ देखिए, तो आपको बहुत आसानी से, बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा बच्चों। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है हमने, यहाँ पे हम लोगों को 1 चाहिए। 1 कब मिलेगा, जब ये 5 से डिवाइड किया जाएगा। तो हम लोग R1 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो जब हम R1 को डिवाइड करेंगे तो हमें नया मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा 1 3/5 7/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। नाउ ये रहेगा 3 26 2 9 5 7 2 11। ठीक है, अब यहाँ पे A1 के नीचे 0 लाना है, 3 और 7 को बदलना है। 3 और 7 की जगह 0 लेकर आना है। 3 कहाँ पर है, R2 में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम R2 को चेंज कर रहे हैं। R2 -3 माइनस प्लस करते समय सहारा 1 का मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। और R3 को भी चेंज करेंगे, तो R3 को कुछ इस तरीके से चेंज कर रहे हैं -7 सहारा 1 का -7 R1। तो यहाँ पे अपन को मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अपन को 1 3/5 7/5 एंड लास्ट में 4/5 एज इट इज़ रहेगा। R2 -3 ऑब्वियसली ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे मिला R2 -3, तो R2 की वैल्यू कितनी है 26 है, -3 और R1 की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 100
36, 130 में से 9 गए बाय 5 यानी 121/5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 121/5 और ये हो जाएगा 2 - 7 3/5। 10 में से 21 गए -11/5 -11/5 और यहाँ पे मिलेगा 9 3 4/5। यहाँ पे लिखा अपन ने 2 - 3 R1 यानी 7/5 है यहाँ पे 7। तो 10 माइनस यानी कि ये हो गया 10 - 40 7 7 और 49/5। एक मिनट, R2 में वैल्यू है 2 - 3 R1 की वैल्यू ले रहे हैं -3 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 7 नहीं -3। तो 10 में से 21 गए 10 में से 21/5 यानी -11/5 हमने सही लिखा था यहाँ पे, ठीक है। और 9 - 3 R1 की वैल्यू है 4/5, ठीक है। तो 45 में से 12 गए /5 यानी 33/5 33/5 और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग, ये तो हो गया 0। अब आएगा R3 -7 R3 की वैल्यू है 2 - 7 और R1 की वैल्यू है 3/5 तो 10 में से 21/5 यानी -11/5 और यहाँ पे बच गया 11 - 7 R1 की वैल्यू है 7/5 यानी 55 - 49/5 यानी ये आएगा आपका 6/5। तो एक बार फिर से 11, ठीक है, ये है आपका 11 R3 -7 और R1 है आपका 7/5 R3 11 - 7, ठीक है 6/5 यहाँ पे वैल्यू आ गई 6/5। एंड लास्ट में आ रहा है 5, लास्ट में आ गया 5 - 7 5 - 7 और R1 की वैल्यू है 4/5 4/5। 25 में से 7 चौक 28 गए /5 25 में से 25 7 21 7 चौक 28 गए -3/5, ठीक है, सही। अब इसे मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा, बस कैलकुलेशन बच्चों ध्यान से करना, माइनस प्लस की गलती हमसे भी हो जाती है, ठीक है। माइनस प्लस कैसे, देखो बड़ी बड़ी चीज़ों में ना कोई इफेक्ट नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातों पे कभी झगड़े नहीं होते, बातें छोटी छोटी ही बातों पे कभी भी झगड़े होते, तो छोटी छोटी चीज़ें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है अपन को। अब हम लोग ये R2 को एक काम करते हैं, R2 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से नया मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा 1 3/5 7/5 4/5 और जाएगा 0, ये हो जाएगा 11/5 क्योंकि 11 से डिवाइड कर दिया -1/5 3/5 और ये हो गया आपका 0 -11/5 6/5 और ये -3/5। अब हमको यहाँ पे 0 लेकर आना है तो R3 को हम लोग करेंगे बच्चों, R3 को R2 से ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 3/5 7/5 4/5 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा आपका 3/5 0 11/5 -1/5 0, अगर हम माइनस प्लस करेंगे तो 0, 6 में से 1 गए 5 5/5 वैल्यू आ रही है 1 -3 प्लस ये आंसर आ रहा है 0। तब आप इसे देखिए, ये जो C नाम का जो मैट्रिक्स है बच्चों, इसमें ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है इतना, ये वाला जो भाग है ये A का है, ठीक है, ये A का है और ये जो भाग है ये वाला, ये जो इतना जो भाग है आपका ये B का है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा C है। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज की बात करते हैं, तो जब नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो बोलते हैं तो रैंक ऑफ ए बताएंगे यहाँ पे, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ, देखो ए के पूरी ए की रैंक ए में देखेंगे 1 2 3 तीनों नॉन ज़ीरो है, पूरे तरीके से ज़ीरो कोई भी रो नहीं है,
नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 हैं। और पूरे के पूरे सी में देखो 0 1 0, ये पूरा का पूरा नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी तीनों ये कितनी है, 3 है। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी पूरी की पूरे सी की रैंक और ए की रैंक 3 आई है, जो कि नंबर ऑफ अननोन यानी एक्स वाई जेड, अपने पास एक्स वाई और जेड ये तीनों अननोन थे अपने पास, इनको निकालना है। अननोन अननोन कितने अपने पास, टोटल 3 है, बराबर। तो ये 3 के बराबर ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, इनके बराबर नंबर ऑफ अननोन के बराबर आइए। नीचे लिखेंगे देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है क्योंकि रैंक ए के बराबर रैंक सी आई है। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नाउ आगे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको एक्स वाई और जेड यानी अननोन की वैल्यूज निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। देयरफॉर इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इट कैन बी एक्सप्रेस एज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 3/5 y प्लस 7/5 z के बराबर 4/5 कॉमा 11/5y माइनस 1/5z के बराबर 3/5 और लास्ट में 1 यानी z की वैल्यू है हमारे पास 0, z की वैल्यू है 0। तो ये आपका इक्वेशन ए हो सकता है, ये आपका इक्वेशन बी हो सकता है और ये आपका इक्वेशन सी। अगर हम सी की वैल्यू बी में पुट करें तो बी मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, z तो हट जाएगा, 11/5 y के बराबर 3/5, 5 कैंसिल, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 3/11। अब ये वैल्यू जो आई है हम लोग इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर ए कुछ इस तरीके से होगा, x प्लस 3/5 इंटू y की वैल्यू है 3/11, z की वैल्यू है 0 इक्वल टू 4/5। दैट हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर अपना जैसे ये आया है तो ए इक्वेशन को हम पहले इस तरीके से लिख देंगे, x प्लस 5 तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे z तो 0 है, तो 5x प्लस 3 डॉट y की वैल्यू है 3/11 इक्वल्स टू 4 एंड देन 5x इक्वल टू 4 माइनस 9/11 यानी 44 माइनस 9/11, दैट मीन्स 5x इक्वल टू 44 माइनस 10 यानी 35/11। देयरफॉर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, x की वैल्यू 5 7 35 यानी 7/11। तो x की वैल्यू आई आपके पास 7/11, y की वैल्यू आई 3/11 और z की वैल्यू है आपके पास 0। तो 7/11, 3/11 और z की वैल्यू 0। These are the required solution of this system of equation। तो बच्चों आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ऐसी मेरी आशा है। इसी प्रकार से मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगा, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। दोस्तों अगला प्रश्न अपन ने लिख लिया है। अगले प्रश्न में भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। ये नहीं सोचना है कि कितने सारे इक्वेशन दिए, यहाँ पे 4 5 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अननोन की बात करना है, अननोन कितने यहाँ पे x y z ही तो है, x y z की वैल्यू अपन को निकालना है। तो 10 इन मैट्रिक्स नोटेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैन बी रिटर्न एज इस तरीके से लिखा जा सकता है, ax इक्वल टू b। यहाँ पे 1 2 -1 1 2 -1 3 -1 2 3 -1 2, उसके बाद आ रहा है 2 -2 3 2 -2 3, लास्ट में आ रहा है 1 -1 1 1 -1 1। एक्स वाई जेड के बराबर यहाँ पे वैल्यू दी है आपको 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और लास्ट में दी है -1, ठीक है। वेयर ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू आपके यहाँ पर है 1 2 -1 3 -1 2 2 -2 3
1 माइनस 1 1 एक्स वाई जेड, और ये वैल्यू है आपके पास 3 1 2 माइनस 1। ए एक्स और बी की वैल्यू है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे ए और बी का उपयोग करके। 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, उसके बाद 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1 1 3 1 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे। 3 2 और 1 के जगह 0 लेकर आना है। 3 2 और 1 के जगह 0 किस तरीके से लाएंगे हम लोग? तो 3 कहाँ पर है? R2 में है, तो R2 को चेंज करेंगे। R2 को चेंज करेंगे। R2 माइनस 3 सारा किसका? 1 का, R1 का। R2 R3 को चेंज करेंगे। R3 को चेंज करेंगे भाई, माइनस 2 R1 लेंगे। R4 को चेंज करेंगे, तो R4 को चेंज करेंगे हम लोग R4 माइनस सिंपली R1 करेंगे। नाउ हमें कुछ ये मैट्रिक्स C वाला कुछ इस तरीके से बनता दिखाई देगा। 1 2 माइनस 1 और ये 3 एज इट इज़ रखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये 0, इनको तो हमको 0 ही बनाना है। R2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 माइनस 3, इस फार्मूले में रखते चलेंगे। R1 की वैल्यू है 2 सिस्टमेटिकली, तो माइनस 1 माइनस 6 यानी कि यहाँ पे आ गया आपका माइनस 7। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 2 माइनस 3 और R1 की वैल्यू है माइनस 1 यानी कि यहाँ पे तो आ रहा है 5, और यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस 3 और ये हो गया 3, तो 1 माइनस यानी यहाँ पे आ गया माइनस 8। नाउ R3 में से 2 को माइनस किया है हमने, तो ये तो 0 हो गया। R3 की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 और R1 की वैल्यू है 2, तो माइनस 2 माइनस 4 ये हो गया आपका माइनस 6। उसके बाद आ गया 3 माइनस 2 और R1 की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो 3 और 2 5। नाउ 2 माइनस 2 और R1 की वैल्यू है 3, तो 2 में से 6 गए, माइनस 4। लास्ट में माइनस 1 माइनस 2 यानी ये हो गया आपका R1 कर रहे, तो ये हो गया माइनस 3। 1 माइनस ये हो गया आपका 2, माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस 4। ठीक है, अब मुझे इस 7 के जगह मुझे 1 लेकर आना है। 1 कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, R2 और R3 को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे, तो R2 को देखो हम लोग R2 माइनस R3 कर देंगे, तो किस तरीके से मिलेगा मैट्रिक्स हमको? 1 2 माइनस 1 3 एज इट इज, 0 0 0 है। R2 को चेंज कर रहे, इसलिए ये वाला माइनस 6 5 माइनस 3 2 माइनस 4 एज इट इज़ रखेंगे। ये हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा 1? देखो R2 में क्या है? माइनस 7 माइनस हम लोग R3 ले रहे तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस 7 प्लस 6, यहाँ पे आ गया वैल्यू माइनस 1। ठीक है, वैल्यू आ गई माइनस 1। 5 में से 5 गए 0 और माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 4 यानी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी माइनस 4। हाँ, R2 माइनस R3 की हम लोगों ने माइनस 4 वैल्यू आई। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। हाँ, अब ये R2 को हम लोग चेंज कर देते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1 2 माइनस 1 3, ये हो गया 0 1 0 और ये हो गया आपका 4, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। 0 माइनस 6 5 0 माइनस 3 2 माइनस 4 माइनस 4। अब हम यहाँ पे, क्योंकि इसके जगह मुझे 6 के जगह 0 लेकर आना है, तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि R3 को भैया R3 प्लस 6 R2 लेना होगा, और यहाँ पे भी 0 लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे R4 प्लस 3 R2। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा, किस तरीके से अपना आंसर निकलता है। 1 2 माइनस 1 3 एज इट इज़, 0 1 0 4 एज इट इज़। ये तो 0 ये तो 0, इनको भी 0 बनाना था, इसलिए हमने ये किया था, तो ये तो 0 लिख दिया। 5 प्लस 6
5 प्लस 6 R2 यानी 0, 5 प्लस 0 5 वैल्यू है, -4 प्लस 6 और R2 की वैल्यू कितनी है 4, 24 में से 4 गए 20, तो यहाँ पे आ रहा है 20। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 प्लस 3 और R2 यानी 0 यानी कि 2 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद -4 प्लस 3 और R2, 12 में से 4 गए 8, ठीक है, 3 चौक 12, 12 में से 4 गए 8, सही जा रहे हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हम 5 से डिवाइड ले लेंगे, ठीक है, 5 से R3 को R3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो मैट्रिक्स कुछ हमको इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, 1 2 -1 3 एज इट इज़, 0 1 0 4 एज इट इज़, 0 0 1 और यहाँ पे आएगा 4 क्योंकि 5 से डिवाइड ले रहे हैं, 0 0 2 8। नाउ R4 को चेंज करेंगे, R4 को चेंज करेंगे भाई, R4 -2 R3 ले लेंगे तो 1 2 -1 3, 0 1 0 4, 0 0 1 और ये 4 और ये 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो हम लोग इस तरीके से आए, z = 4, ठीक है, विच इज़ यहाँ पे वैल्यू -1y, ठीक है। नाउ आगे हम लोग, यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपनी c की वैल्यू आई है, c ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वेयर यहाँ पे अपन ने देखा है बच्चों की ये जो होता है, ये वाला पार्ट a का है और ये वाला पार्ट b का है और पूरा का पूरा c है। तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ a कितनी आई है, रैंक ऑफ a तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो, ये तो पूरी जीरो, इसको छोड़ दो, 1 2 3 1 2 3, ये रैंक ऑफ a है 3, और रैंक ऑफ c कितनी है 1 2 3, ये भी रैंक ऑफ c भी 3 है, जो कि XYZ यानी नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, यानी कि यहाँ पे सिस्टम जो है, देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यहाँ पे सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड हैज़, अब इसका क्या आएगा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आएगा, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। देयरफॉर इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, x देयरफॉर x + 2y - z के बराबर 3, यहाँ पे ये हो रहा है y, x और z तो 0 है, y के बराबर 4, यहाँ पे ये z के बराबर 4। तो अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी x + 8 - 4 के बराबर 3, यानी कि इम्प्लाइज x 8 में से 4 गए यानी 4 के बराबर 3, x की वैल्यू आई आपकी 3 में से 4 गए -1, y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू भी है 4। तो यहाँ से हम लोगों को x, y और z की वैल्यू मिल गई और यही हमको निकालना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर ऑफ अननोन सॉल्यूशन यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना है कि सिस्टम क्या होता है लीनियर इक्वेशन का और उनके एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यदि आज का लेक्चर आपको विद्यार्थियों आपको ऐसा लगा है कि आपके काम का है और आपको बहुत अच्छे से पसंद आया है, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे और आप हमारा हौसला जरूर बढ़ाएंगे ताकि हम इसी तरीके से वीडियोस मेहनत करके आप लोगों के लिए लाते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों धन्यवाद आप सभी का, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।